डेट है 27 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है कोंकण शक्ति 2021। लेक्चर शुरू करने से पहले एक खास बात, आज इस चैनल की एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी दिस चैनल। ये चैनल 27 अक्टूबर को बनाया गया था पिछले साल 2020 में, और पहली वीडियो 27 अक्टूबर 2020 को ही अपलोड की गई थी पीलीभीत टाइगर्स रिजर्व की। ये उस समय पे न्यूज़ में था, उस समय जब एक ही इस पे व्यूज आता था, वो सिर्फ मेरा खुद की वीडियो में खुद ही देखता था। लेकिन अब देखो 15-20 इस पे व्यूज आ जाते हैं लगभग एक वीडियो पे। आप सबके लिए धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बहुत हो गया ये सब कुछ। कोंकण शक्ति 2021 रिसेंटली अभी न्यूज़ में है, इंडिया और यूके के बीच में स्टार्ट हुई है। यूनाइटेड किंगडम है कहाँ पे, ये यूरोप का मैप देख रहे हो आप, ये यहाँ पे अपना हिंदुस्तान है, यहाँ से हम जाएंगे यूके, ये वाला यूके जिसने हमें गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने। तो ये यूके और इंडिया के बीच में 2021 में स्टार्ट हुई है, और पहली फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में हो रही है। ट्राई सर्विस का मतलब तीनों मिलिट्री हमारी जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और ये स्टार्ट होगी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहां से स्टार्ट होगी। इसका टारगेट क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है, दोनों देखो जो भी एक दूसरी मिलिट्री को आता है शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, कॉपरेशन करेंगे एक दूसरी कंट्री के साथ मिलके। और जो भी मान लो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाती है, मान लो डिजास्टर आ जाए, कहीं पे आपदा संकट आ जाए, साइक्लोन चक्रवात आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उस टाइम पे कैसे लोगों की सहायता की जाए, ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और भी क्या एक्सरसाइज होती है इंडिया यूके के बीच में, और भी होती है, जैसे इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में होती है कोंकण एक्सरसाइज। और ये है कौन सी, कोंकण शक्ति, जिसमें तीनों मिलिट्री पार्टिसिपेट करेंगे, और पहली बार हो रही है ये एक्सरसाइज। और अभी देखो ये तो पता नहीं चला है कि ये हर साल होगी, हर साल में 2 बार होगी या 2 साल में 1 बार होगी, तो इतना न्यूज़ में था नहीं, जितना था मैंने बता दिया। एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है इंद्रधनुष, इंडिया की और यूके की एयरफोर्स के बीच में, और ये आर्मी के बीच में होती है अजय वॉरियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना निपुण भारत। नेक्स्ट टॉपिक है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन देखो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ऊपर हमने कोंकण शक्ति पढ़ी थी वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे कुछ नहीं लिखा समझ लो प्रीलिम्स के लिए है वो। निपुण भारत मिशन अभी देखो, ये गवर्नमेंट ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, कुछ मेंबर को मिला के एक कमेटी बनाई है, समिति, ये इंप्लीमेंट करेगी निपुण भारत मिशन को। निपुण का मतलब है यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, देखो इसको, ये इसकी स्कीम है, निपुण भारत मिशन है जो, इसका है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और ये डिपार्टमेंट कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है ये इसको इंप्लीमेंट करेगा। एम क्या है, टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य, इसका लक्ष्य है कि फाउंडेशनल लिटरेसी में यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है। ये लिटरेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है साक्षरता, साक्षरता हिंदी में बोलते हैं साक्षरता। और एक होता है लिटरेसी के तरह का वर्ड लिटरेट, लिटरेट का मतलब हो गया साक्षर, यानी कि जो पर्सन पढ़ा लिखा है। और हमारे इंडिया में लिटरेट यानी कि साक्षर या पढ़ा लिखा कौन समझा जाता है, देखो कोई भी हो, लड़का या लड़की, 7 साल की उम्र होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो, 7 साल की उम्र या उससे ज़्यादा, और उसे भारत की किसी भी एक लैंग्वेज में, एक भाषा में, लैंग्वेज में पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और उसे समझना आता हो, ये 3 चीज़ वो कर सकता है, तो उसे माने जाएगा कि वो साक्षर है, पढ़ा लिखा है, वो लिटरेट है। तो ये सारे काम होने चाहिए, तब उसे लिटरेट समझा जाता है। तो निपुण भारत में रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है जो ये निपुण भारत, इसकी प्रोग्रेस को ये ओवरसी करेगा, छानबीन करेगा, और कोई भी मान लो पॉलिसी इश्यू है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। 2026-27 तक ये टारगेट अचीव करना है नेशनली। और जो भी मान लो गाइडलाइंस हैं, ये किस स्कूल ने या किस स्कूल में ये अचीव की गई है, नहीं की गई है, ये सारी प्रोग्रेस को ये मेजरमेंट करेगा, देखेगा कहाँ पे ये इंप्लीमेंट किया गया है। और 2020 की देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसको भी अचीव करेगा, उसके टारगेट को अचीव करने में एक तरह से सहायता करेगा निपुण भारत मिशन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना। ये देखो ये एक स्पीसीज है, ये दिखाई दे रहा है आपको, बीटल स्पीसीज है, बीटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और वैसे देखो बीटल की स्पीसीज जो मिली है इसका नाम रखा है, बीटल को हिंदी में बोलते हैं भृंग, बोलते हैं भृंग, वैसे भृंग भी आपने नहीं सुना होगा शायद, तो ये बीटल याद रखो आप। जो इस नई स्पीसीज मिली है बीटल की, इसका नाम है ये ट्राइगोनोप्टेरस कोरोना।
ये स्पीसीज कहाँ पे मिली है? ये इंडोनेशियन आइलैंड है एक, सुलावेसी। इंडोनेशिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये हिंदुस्तान है अपना। इधर देखो यहाँ पे ये इंडोनेशिया जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये इंडोनेशिया है ना, इसकी लोकेशन तो आपको याद होनी चाहिए। और इसके जो आइलैंड है ना, बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी, और कई बार यूपीएससी ने पूछा है। ये सुमत्रा आइलैंड के बारे में पूछा है। ये हमारा अंडमान निकोबार है, इसके पास है सुमत्रा सबसे नज़दीक। तो ये सुमत्रा है, जावा है, फिर यहाँ पे बाली है, यहाँ पे जकार्ता कैपिटल है, यहाँ पे जकार्ता कैपिटल है जावा आइलैंड पे, और जावा से थोड़ा यहाँ पे ये बाली है, और फिर यहाँ पे लैम्बोक आइलैंड है यहाँ पे। ये बहुत बार पूछे गए हैं यहाँ पे। फिर ये तीमोर लेस्ते आइलैंड है। तो ये आइलैंड आपको याद होने चाहिए। तो इसमें इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का आइलैंड है ये। सुलावेसी का आइलैंड है, मतलब सुलावेसी नाम का आइलैंड है। वहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, उसके साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है 28 न्यू स्पीसीज फाउंड किए बीटल्स की, 28 नई स्पीसीज। उनमें से एक ये था ट्रिग्नोटेरस कोरोना। इसका नाम कोरोना के ऊपर रखा है, जो कोविड-19 पेंडेमिक आई है उससे ही लिया गया, कोरोना से इसका नाम। नेक्स्ट टॉपिक है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इंडियन सिनेमा में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का अवार्ड है, जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड देखो, दादा साहब फाल्के एक आदमी थे, इंसान, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया स्टार्टिंग में इंडियन सिनेमा में। इंडियन सिनेमा को फाउंडर माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के, यानी कि इंडियन सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, उन्हीं के नाम पे अवार्ड है। जो भी इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है इंडियन सिनेमा के डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए, तो ये अवार्ड उसे दिया जाता है। पहला अवार्ड जो दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, और जिसको दिया गया था वो लेडी थी जिनका नाम है देविका रानी। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। दादा साहब फाल्के देखो, इन्होंने पहली मूवी डायरेक्ट की थी, हमारे इंडिया की पहली मूवी का फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनाई गई थी। और देखो ये बोलने वाली मूवी नहीं थी, गूंगी मूवी थी, इसमें आवाज़ नहीं थी। उस टाइम पे आवाज़ रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सिर्फ पिक्चर आ रही थी। इसमें टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसमें, तो सिर्फ लोग एक्टिंग कर रहे थे और देख रहे थे बस, आवाज़ कुछ नहीं थी, यानी कि गूंगी मूवी थी, साइलेंट मूवी। उसके बाद जो बोलने वाली मूवी आई सबसे पहले, वो थी आला मारा। आला मारा का नाम आपने सुना होगा, आला मारा, वो 1931 में आई आला मारा। तो ये राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली मूवी थी, और सबसे पहली बोलने वाली मूवी थी आलम आरा। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। ये हैं भाई साहब दादा साहब फाल्के। और इस साल का जो दिया गया है वो दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, 51st अवार्ड दिया गया है, ये 51वां अवार्ड रजनीकांत को। रजनीकांत को आप सब लोग जानते होंगे। ये देखो इनकी जवानी की पिक्चर, थोड़े बड़े हुए, ये उनकी पिक्चर। फिर ये बुढ़ापे की पिक्चर है, भाई साहब मेकअप करके ऐसे बना देते हैं, लेकिन ओरिजिनल ऐसे दिखाई देते हैं फिलहाल ये। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। देखो ये एजीआर क्या है, बहुत बार न्यूज में रहा है। और देखो वो दादा साहब फाल्के हमने पढ़ा, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ये एजीआर है जो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम के लिए भी। अभी न्यूज में इसलिए, हम इसे देखो पहले कई बार पढ़ चुके हैं, अभी न्यूज में इसलिए आया, जो भारतीय एयरटेल है वही एयरटेल कंपनी है भाई साहब, जिसकी सिम वगैरह आप चलाते हो, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आप फ़ोन कर पाते हो। तो ये भारतीय एयरटेल ने डिसाइड किया है कि वो, गवर्नमेंट ने ऑफर किया था 4 साल का मॉरेटोरियम एजीआर पे। मॉरेटोरियम का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगन या स्थगित करना, रोक देना, एक जगह रोक देना, यानी कि कुछ समय के लिए उस चीज़ को रोक देना, काम नहीं करना। तो एजीआर है, रेवेन्यू है जो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, कुछ पैसे देने होते हैं हर एक कंपनी को, गवर्नमेंट को। तो एजीआर क्या है वो समझेंगे अभी हम। ये स्पेक्ट्रम जो खरीदती है उसके यूसेज चार्जेस और लाइसेंस फी आती है इसमें, तो ये देना पड़ता है गवर्नमेंट को, हर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसको। तो इस पर अभी 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम लगा दिया कि हम 4 साल तक आपसे नहीं लेंगे। अगर आप इस फैसिलिटी को अपनाना चाहते तो अपना सकती है कोई कंपनी। तो अभी भारतीय एयरटेल ने अडॉप्ट कर लिया, ये ऑप्ट कर लिया, चूज कर लिया कि हम 4 साल मॉरेटोरियम को ऑप्ट करते हैं। और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स भी करनी होती थी इनको। स्पेक्ट्रम होता है, देखो जब भी आपको कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, आप फ़ोन करते हो अपने मोबाइल से दूसरे नंबर पर मिलाते हो, तो जितना अच्छा किसी कंपनी के पास स्पेक्ट्रम होगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। और इतनी अच्छी फैसिलिटी होगी, फ़ोन में जैसे कटेगा नहीं, फ़ोन में अच्छी आवाज़ आएगी। तो जितना अच्छा स्पेक्ट्रम होगा, मतलब एक तरह से फ्रिक्वेंसी समझ लो आप, फ्रिक्वेंसी, तो उतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकेगी, और उतने अच्छे मतलब ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकेगी जितना ज़्यादा स्पेक्ट्रम होगा किसी कंपनी के पास। ये गवर्नमेंट बेचती है भाई साहब,
ऑक्शन के जरिए बोली लगवाती है, ऑक्शन लगवाती है, ऑक्शन के जरिए नीलामी कराती है एक स्पेक्ट्रम का, जो ज़्यादा पैसे देता है उसे दे देती है स्पेक्ट्रम। तो इसकी जो पेमेंट है उस पर भी रोक लगा दी है भाई साहब कुछ। इससे पहले जो वोडाफोन और आइडिया की कंपनी, अब तो वीआई होगी, वीआई वोडाफोन आइडिया मिल गई है, तो इन्होंने भी ये ऑफर अडॉप्ट किया था। बैकग्राउंड क्या है और ये एजीआर क्या है ये भी जानेंगे। यूनियन कैबिनेट ने सितंबर में ये अप्रूव किया था कि हम क्या है जो आपसे एजीआर लेने वाले थे टेलीकॉम कंपनी से, वो हम थोड़े दिन के लिए उसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर देंगे आगे। मतलब जो इसकी हमें लेना था आपसे कैश और रिवेन्यू लेना था, तो ये हम एक्सटेंड कर देते हैं एजीआर, क्योंकि एजीआर के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और वो भी गवर्नमेंट के पक्ष में दिया था। तो वो क्या जजमेंट दिया था उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने देखो टेलीकॉम कंपनी से बोला था कि भाई साहब आप या तो 4 साल का मॉरिटोरियम चूज कर लो 29 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक आप 4 साल के लिए ये मॉरिटोरियम कि आपको नहीं देना पड़ेगा एजीआर गवर्नमेंट को, ये चूज कर लो। और इसके साथ साथ 90 डेज का आपके पास टाइम है कि आप ये भी चूज कर सकते हो कि जो भी आपको एजीआर पे इंटरेस्ट, मान लो इंटरेस्ट अमाउंट था जो भी, वो आप अपना इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इक्विटी का मतलब है शेयर, शेयर और बॉन्ड तो सुने होंगे ना आपने, शेयर जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं आप, बहुत सारी एप्लीकेशन है मोबाइल पे ही। तो ये एजीआर क्या है, एजीआर शेयर तो जानते हो ना आप क्या है, देखो कोई कागज है इस पे लिखा है शेयर, तो ये शेयर हो गया, कितना रुपये का है इस पे रुपये भी लिखा रहेगा और कितने टाइम का ये फिक्स नहीं होता, लेकिन इस पे ये रहता है कि जितना भी कंपनी को लाभ होगा आपको भी उतने परसेंट का लाभ होगा। मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो 10% आपको भी मिलेंगे। आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा था तो 10% आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1000 रुपये भी मिलेंगे, 100 रुपये भी मिलेंगे, तब आप वापस इसे बेचोगे। अगर कंपनी को 10% का नुकसान हुआ तो आपको भी 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा 1000 पे, यानी कि 900 रुपये से मिलेंगे, तब आप बेचोगे इसे। तो ये होता है शेयर, यानी कि एक तरह से ये हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। कंपनी डेट लेती है शेयर बेच के, यानी कि कर्जी लेती है। पब्लिक कोई भी खरीद सकती है इसे, आप हम कोई भी खरीद सकता है किसी भी कंपनी का। तो ये एजीआर क्या है, देखो एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, ये है टोटल यूसेज चार्जेस और लाइसेंस फी। टेलीकॉम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंदर, ये डिपार्टमेंट चार्ज करता है फीस। जब भी यूसेज कोई स्पेक्ट्रम बेचते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी वोडाफोन आइडिया एयरटेल जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदा तो उसे यूजर चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब यूज करने का चार्ज देना पड़ता है। और लाइसेंस फी, भाई साहब किसी भी कंपनी को, ये फैक्ट्री टेलीकॉम कंपनी चलाने के लिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा ना, तो उस लाइसेंस की फ़ी और यूसेज चार्जेस स्पेक्ट्रम के, ये दोनों आते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू में। ये देखो यूसेज चार्जेस हैं जो स्पेक्ट्रम के, वो 3 से 5% के बीच में देना पड़ता है गवर्नमेंट को राशि, और लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती है 8%, यानी कि जितना उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा है, जितना उनका रेवेन्यू है वो उसका देना पड़ता है 3 से 5% यूसेज चार्जेस और लाइसेंस फी 8%। लेकिन देखो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने ना ये रूल बनाया था कि हम देखो टेलीकॉम जो कंपनी है, ये टेलीकॉम कंपनी क्या काम करती हैं, आपको भाई साहब ये नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, आप जिससे फ़ोन कर पाते हो, फ़ोन कॉल कर पाते हो। अब ये गवर्नमेंट ने बोला कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कि भाई साहब देखो आपने जो टेलीकॉम कंपनी है आपकी इससे रेवेन्यू कमाया, उस पर तो हम आपसे लेंगे एजीआर, लेकिन एजीआर में जो आपने नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्स से भी कमाया उससे भी पैसा लेंगे। यानी कि देखो एक कंपनी है एयरटेल, ये एयरटेल ने या वोडाफोन आइडिया लगा लो आप, कोई भी कंपनी, तो इसने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इसने कमाया अपना पैसा, उस पर एजीआर लिया, इसने एजीआर लिया। अब इसने जो पैसा कमाया टेलीकॉम कंपनी ने उस पर एजीआर तो लिया गवर्नमेंट ने। अब मान लो इसकी इनकम थी 10,000 करोड़ रुपए, अब ये इसने मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए या कहीं और पे ये कंपनी चला रहा है इस प्रॉफिट से। तो अब ये क्या कह रहा है गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी, कि हम क्या है जो आपने ये शेयर मार्केट में कहीं पे भी पैसा लगाया इस पे भी हम आपका एजीआर काउंट करेंगे, इस पे भी हम इंटरेस्ट लेंगे, मतलब एक तरह से वो लेंगे, टैक्स लेंगे आपसे। तो ये बोला है गवर्नमेंट ने। अब ये रिलीफ पैकेज क्या है, जो रिलीफ पैकेज अभी दिया है, रिलीफ पैकेज का मतलब कुछ सहायता की है गवर्नमेंट ने। सहायता यही की है, एक तो 4 साल का मॉरिटोरियम लगा दे कि 4 साल तक हम एजीआर नहीं लेंगे, और एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से 100% अलाउ कर दी। एफडीआई आप जानते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, हमारे यहाँ पे कंपनी खोलती है या पहले से ही खुली हुई कंपनी में अपना शेयर खरीद लेती है और इन्वेस्ट करती है, तो ये एफडीआई 100% तक, 100% तक ये
टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम कंपनी में ये 100% तक ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिए। नेक्स्ट ये क्या है कि जो एजीआर है इसे दोबारा से रीडिफाइन करेगी गवर्नमेंट और इसे प्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाएगा। और जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज अभी लिए जाते हैं, जितनी पैसा लेती है गवर्नमेंट इन टेलीकॉम कंपनी से, उसको भी कम किया जाएगा, कट किया जाएगा। ये प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ, देखो दो चीज़ होती हैं, ये दो वर्ड याद रखने हैं आपको। एक तो होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, RETROSPECTVELY, रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि कोई भी पास्ट डेट से, पिछली डेट से, मान लो अभी कानून बनाया गवर्नमेंट ने, अभी रूल्स बनाए, कानून बनाया, कुछ भी गवर्नमेंट बोले कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। यानी कि जैसे 2021 में बनाया और गवर्नमेंट बोल दे हम 2020 से इसको लागू करेंगे, 2020 से जितनी आपने इनकम कमाई है उस पर टैक्स लेंगे, तो ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली। एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अभी 2021 में लॉ बनाया तो 2021 यानी कि अगर आज की तारीख से बना 27 अक्टूबर से, तो आज की डेट से ही जो भाई साहब टैक्स बनेगा वो हम टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट लेगी। तो ये गवर्नमेंट ने बोला है अपने रिलीफ पैकेज में कि हम एजीआर को दोबारा से रीडिफाइन करेंगे और प्रोस्पेक्टिवली ये लागू होगा। अब ये जो पैकेज है हेल्प कैसे करेगा, जो अभी छूट दी है कुछ 4 साल का मॉरेटोरियम और ये रीडिफाइन करने का वादा किया है गवर्नमेंट ने, कैसे फ़ायदा करेगा? फ़ायदा ऐसे करेगा भाई साहब, देखो आप सबको पता है वोडाफोन आइडिया एक कंपनी मिल गई, वीआई हो गई। क्यों मिल गई? क्योंकि भाई साहब दोनों घाटे में चल रही थी। अगर ये इनके पास पैसा नहीं होता दोनों कंपनी डूब जाती, खत्म हो जाती, बंद हो जाती। अब बंद हो जाती तो मान लो ये एक कंपनी जियो एयरटेल रह जाती, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहता। अब ये अपनी मन मर्जी का चलाती भाई साहब। अगर मान लो एयरटेल भी बंद हो जाए और बस जियो रह जाए, अब ये जितना मर्जी चाहे आपसे लेगी। अभी जो 200 रुपये लगभग लेती है एक महीने का आपसे चार्ज, और ये कॉलिंग फ्री देती है और इंटरनेट डेटा देती है, जब एक ही कंपनी हो जाएगी अपनी मन मर्जी चलाएगी, ये 300 400 जितना कर सकती है करेगी, क्योंकि दूसरी कंपनी तो कोई है नहीं आपको जो कम पैसे में सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो इसने भाई साहब ये जो आइडिया वोडाफोन बंद होने के कगार पे थी और एक मिल गई, और अभी भी ये एयरटेल आइडिया वोडाफोन दोनों घाटे में चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको कुछ रिलीफ देने के लिए कि भाई साहब आपके पास वैसे ही पैसे कम है, आप अपना बिजनेस सही से चलाओ, तो इनके लिए माफ़ कर दिया ये। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी मिल गई, मौका मिल गया, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे इसकी वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना बिजनेस चलाएंगी तो रोज़गार बढ़ेंगे हमारे देश में, हेल्थी कंपटीशन होगा, जो कंज्यूमर है, ग्राहक है, उनका भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा एक तरह से, लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी। लिक्विडिटी का मतलब मनी सप्लाई। जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी भाई साहब, इनके पास पैसा रहेगा तो मार्केट में मनी रहेगी, तो ये इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। तो ये कुछ फ़ायदे होंगे इससे। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा, जो मॉरिटोरियम लगाया एजीआर रिलेटेड ड्यूज, ये अभी नहीं देना पड़ेगा, लॉन्गर पीरियड के लिए इन्हें फ़ायदा हो जाएगा। जो एजीआर की डेफिनेशन भी दोबारा से रीडिफाइन की जाएगी, और ये बोला है कि हम ये नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू पे जो हम आपसे चार्ज वसूलने की बोल रहे हैं वो हम नहीं लेंगे, ऐसा बोल रही है गवर्नमेंट। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन अभी है क्या और क्यों बिगड़ी ये टेलीकॉम कंपनीज़ की। टेलकोज का मतलब है टेलीकॉम कंपनी, यानी कि टेलीकॉम्युनिकेशन कंपनी। इनकी हालत जो डिटोरिएट हो रही है, डिटोरिएट का मतलब है बिगड़ रही है, जो क्यों हो रही है देखो सिंपल टर्म में समझते हैं। 1999 की बात है, एजीआर को ये शिफ्ट किया गया। पहले एजीआर लेने से पहले, मतलब एजीआर तो तब भी लिया जाता था, 1999 में क्या हुआ, गवर्नमेंट फिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल पे काम करती थी, मतलब फिक्स्ड इनकम ले लेती, एजीआर लेती थी टेलीकॉम कंपनी से। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे शिफ्ट कर लिया गवर्नमेंट ने, कि अब जितना आपको रेवेन्यू होगा उसका कुछ % देना पड़ेगा आपको। जैसे अभी लेती है ना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस 3 से 5%, लाइसेंस फी 8%, ऐसा। तो ये जितना आपको रेवेन्यू, आपको फ़ायदा हो रहा है उस पर लेंगे हम। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ गए, पहले फिक्स्ड हुआ करता था। तो ये सर्टेन परसेंटेज लेंगे एजीआर आपसे, जितना टेलीकॉम कंपनी और नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जितना आप कमाओगे, और लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम फ़ी ये सब ली जाएगा। 2003 में देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये डिमांड इंक्रीज कर दी एजीआर पेमेंट की, कि जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपसे लिया जा रहा है, जो टेलीकॉम कंपनी है आप जो उससे रेवेन्यू कमा रहे हो उससे तो लेंगे ही, जो और भी सेक्टर हैं देखो, जैसे डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडायरी, जो मान लो एयरटेल कंपनी की कोई छोटी मोटी कंपनी है उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है उस पर भी लेंगे। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप कहीं पे भी, मान लो एयरटेल कंपनी कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है और उस पर जो भाई साहब इंटरेस्ट आ रहा है उससे भी लेंगे, और ट्रेडर डिस्काउंट वगैरह, यानी कि बहुत सारे और ऑप्शन इंक्लूड कर दिए एजीआर को कैलकुलेट करने के लिए। फिर टेलीकॉम कंपनी को भाई साहब ये गलत लगा कि आप भाई साहब जो हम
टेलीकॉम सेक्टर से जो हम कमा रहे हैं उस पर हम हमारा एजीआर काउंट करो। आप दूसरी इनकम पे हमारा क्यों कर रहे हो? उस पर तो इनकम टैक्स भी देते हैं हम, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, तो उस पर आप क्यों इनकम ये काउंट कर रहे हो हमारा? तो ये कंपनी भाई साहब गई टीडी सेट के पास। टीडी सेट एक ट्राइब्यूनल है, मतलब कोर्ट की तरह, जैसे कोर्ट फैसले सुनाते हैं ऐसे ये एक अदालत की तरह काम करती है, सिविल कोर्ट की तरह। तो ये गई टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि जब भी किसी टेलीकॉम कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में मान लो कोई झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के बीच में, टेलीकॉम कंपनी उसके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो टीडी सेट के पास जाती है, ट्राइब्यूनल के पास। तो लेकिन ट्राइब्यूनल ने भाई साहब 2006 में ये बोला कि देखो ये मामला सुलझाएगी ट्राई, आप ट्राई से कंसल्टेंट करो। अब ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लाइसेंस वगैरह वगैरह जो देती है, ये रूल्स वगैरह बनाती है आपके टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि कैसे रूल्स होने चाहिए, ये बनाती है ट्राई। तो ये ट्राई के पास गए। अब टीडी सेट ने तो भाई साहब गवर्नमेंट की जो वो है कंटेंशन उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि गवर्नमेंट का ये कहना गलत है कि वो नॉन टेलीकॉम सेक्टर है, उसका जो रेवेन्यू कमा रही है ये कंपनी, उससे भी ये एजीआर लेंगी, तो ये गलत है। ये गवर्नमेंट के विपक्ष में यानी कि अपोज में फैसला दिया। तो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, तो गवर्नमेंट चली गई फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास सेंटर ने फाइल कर दिया केस। अब ये केस चल ही रहा था, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम कंपनीज का लाइसेंस, ये टेलीकॉम लाइसेंस था 122 टेलीकॉम लाइसेंस, वो रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए 2G स्कैम के केस में। 2G स्कैम हुआ था, 2G ये देखो सेकंड जनरेशन, फिर उसके बाद 3G आया, फिर 4G अब चल रहा है, फिर 5G आने वाला, ये 2G है। तो सेकंड जनरेशन का जो 2G स्कैम हुआ था, ये 2G स्कैम ऐसा था, जब 2G आया था तो इसके लाइसेंस दिए गए थे टेलीकॉम लाइसेंस कंपनीज को। अब ये जब लाइसेंस दिए गए थे तो इसमें क्या किया था कि ये आरोप लगे थे गवर्नमेंट में, बहुत सारे ऐसे नेता ने, ये जो टेलीकॉम सेक्टर के जो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ये थे मिनिस्टर, ये आरोप लगे थे, ए राजा थे भाई साहब, अभी भी वो जेल में है 2G स्कैम की वजह से। तो ये आरोप लगे थे कि आपने क्या है कुछ कंपनियों का फेवर किया है पक्ष में, कि कुछ कंपनियों को फायदा हो, इस तरह से स्पेक्ट्रम अलोकेट किया है। और स्पेक्ट्रम इसलिए लिया जाता ताकि पब्लिक को सर्विस दे सकें, फ़ोन कॉल जो आप करते हो स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी की वजह से। तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये 2G स्कैम हुआ था, उस टाइम पे 122 टेलीकॉम लाइसेंस रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसकी वजह से ये ऑक्शन, स्पेक्ट्रम फिर ऑक्शन के जरिए दिया जाने लगा। ऑक्शन मतलब नीलामी होती थी, बोली जो ज़्यादा देगा गवर्नमेंट को पैसा उसको स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का फिर वर्डिक्ट 2019 का क्या है? 2019 में देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, वर्डिक्ट दिया, डिसीजन। उसने कहा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो डेफिनेशन है एजीआर की, वो करेक्ट है, वो मानेंगे। और ये क्या है, जो नॉन पेमेंट पे भी पेनल्टी है और इंटरेस्ट लगता है, वो भी इन कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को, टेलकोज को देना पड़ेगा, एजीआर पे करना पड़ेगा। तो यही था इसमें बस।